नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। यहां पर हम आपको दिखाते हैं खबर विस्तार से, लेकिन खबर रहती है रफ्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। जी हां, सोशल मीडिया से जुड़ी ये खबर है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लंबे समय से ट्विटर के शेयरों में निवेश के बाद उसे खरीदने की अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर चुके थे। फिलहाल अब वो पूरी तरह से ट्विटर इंक के नए मालिक बन गए हैं। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर खरीद लिया है। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन यानी कि लगभग 3,368 अरब रुपए में खरीदने का ऐलान किया। ट्विटर के बोर्ड ने एक साथ मिलकर एलन मस्क के ऑफर को एक्सेप्ट किया और ये डील इसी साल पूरी कर ली जाएगी। डील पूरे होने के बाद ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी और इसके मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार एलन मस्क के ऑफर पर ट्विटर के बोर्ड के अंदर बातचीत जारी थी। दरअसल एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला लिया। ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदने के कुछ ही दिनों बाद एलन मस्क ने कहा, फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट होना पड़ेगा। इतने स्टेक से वो ट्विटर में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकेंगे, इसीलिए उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया। दिलचस्प ये है कि कुछ ही समय पहले एलन मस्क ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब एलन मस्क के पास ट्विटर का 100% स्टेक होगा। आपको बता दें, उन्होंने ट्विटर लगभग 4,148 रुपए प्रति शेयर के दर कंपनी से खरीदी है। तो ट्विटर को लेकर कई तरह की अफवाहें अब लगातार सुनने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि ट्विटर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की। ये जंग बार बार विश्व युद्ध के खतरे का जिक्र करती रही है। जी हाँ, इस जंग की जो तस्वीरें सामने आई है उसे लेकर बार बार कयास यही लगाया जाता है कि शायद बहुत जल्द इस जंग की वजह से विश्व युद्ध का खतरा खड़ा हो सकता है। अब रूस ने खुद एक बयान जारी कर सवाल उठाया और मुद्दा रहा विश्व युद्ध के खतरे का, क्योंकि जंग भले ही यूक्रेन लड़ रहा हो, लेकिन हथियार नाटो दे रहा है। ऐसे में क्या ये दो देशों की जंग है? ये बड़ा सवाल रूस की तरफ से उठाया गया और कहा गया कि ये विश्व युद्ध की आहट है। यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों देशों पर भारी आर्थिक दबाव है और यूक्रेन जहां खंडर हो रहा है तो वहां रूस का तेल कारोबार प्रभावित हो रहा है। दोनों देशों ने कई दौर की शांति वार्ता की जो विफल रही है, लेकिन अब रूस ने इस युद्ध के बहाने नाटो और अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि ये दो देशों की मात्र जंग नहीं है, क्योंकि ये युद्ध यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है। नाटो और अमेरिका के हथियार के बल पर ये युद्ध जारी है और नाटो के सहयोग से ही यूक्रेन युद्ध के मैदान में खड़ा है। ऐसे में इसे दो देशों की जंग कहना सही नहीं है। अब ये मान लेना चाहिए कि नाटो और अमेरिका इस युद्ध में उतर आए हैं रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। लावरोव ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी। रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अच्छे अभिनेता हैं और बातचीत का नाटक कर रहे हैं। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री ने फिर से साफ किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर से ये संघर्ष खत्म होगा। अब देखना होगा कि यूक्रेन इस पर क्या जवाब देता है। तो रूस ने सीधे तौर पर बड़ा आरोप यूक्रेन पर लगाया कि ये जंग यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा। यूक्रेन को सहयोग नाटो का मिल रहा है, सहयोग अमेरिका का मिल रहा है, क्योंकि नाटो और अमेरिका के हथियारों के बल पर ही यूक्रेन इस युद्ध में टिका है। इसलिए अब रूस मानता है कि ये विश्व युद्ध की आहट है और ये विश्व युद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें केवल दो देश नहीं लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन नहीं लड़ रहे, बल्कि यूक्रेन के साथ नाटो और अमेरिका यूक्रेन के बहाने लड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एलन मस्क की कंपनी, जहां पर कि स्पेस एक्स अपने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए यात्रियों को अंतरिक्ष सैर करवाकर वापस आ गई है, जिसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों का पहला पूर्ण निजी दल 2 सप्ताह के मिशन के बाद यात्रा पूरी कर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से वापस लौट आया। ये दल फ्लोरिडा के तट के पास उतरा। ह्यूस्टन की स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस इंक का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्यीय दल स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 16 घंटे की यात्रा के बाद ISS से वापस लौटा। स्पेसक्राफ्ट को बुधवार को ही वापस लौटना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वापसी में देरी हुई। इन यात्रियों ने 8 अप्रैल को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 3 उद्योगपतियों ने अंतरिक्ष स्टेशन जाने, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए $55 मिलियन लगभग 418 करोड़ रुपए का भुगतान किया। आपको बता दें कि ऑर्बिट से वापसी के बाद पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से घर्षण गर्मी पैदा होती है, जो कैप्सूल के बाहर के तापमान को 3500 डिग्री
फॉर्टनाइट तक बढ़ा देती है, जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लाइट सूट को कैबिन के गर्म होने पर उन्हें ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी गिरने को लगभग 15 मील प्रति घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक धीमा कर दिया गया। फिर ये शिल्पखेट के रूप में जैक्सनविल पानी के तट पर उतारा गया। तो ये वो यात्रा थी जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। माना ये जा रहा था कि ट्रिप बहुत खतरनाक होगा क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा बहुत जोखिमपूर्ण होती है, लेकिन अब इसे मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हम फ्रांस की करेंगे। फ्रांस में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, लेकिन चुनाव जाते जाते फ्रांस को दंगों की आग में झुलसा रहे हैं। दरअसल फ्रांस में मौजूदा राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, जिसके बाद दंगों पर सियासत हो रही है। देखिए, फ्रांस में दंगे हो रहे हैं और दंगों के पीछे वजह है जीत का जश्न। दरअसल हाल ही में फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। मैक्रों को 58.2% वोट मिले। उन्होंने मरीन ले पेन को हराया है और वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं मैक्रों की जीत हुई, जिसके बाद जश्न मनाया गया। जश्न वैसे तो पूरे फ्रांस में मनाया गया, लेकिन मैक्रों के समर्थक पेरिस के एफिल टावर के पास इकट्ठा हो गए। जीत का जश्न मनाया गया। मैक्रों के समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर फ्रेंच और यूरोपियन संघ के झंडे लहराते हुए जश्न मनाया गया। इसके बाद मैक्रों के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद से दंगे शुरू हो गए। फिलहाल दंगे पेरिस में ज्यादा भड़के हैं। हालांकि इन दंगों का असर फ्रांस के कई और राज्यों पर भी देखने को मिला है। फ्रांस में दंगे हो रखे हैं और ये जो दंगे हो रखे हैं ये राष्ट्रपति चुनाव के फौरन बाद हुए थे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। यहाँ पर दो पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए और फिर पूरा पेरिस दंगों की आग में जलना शुरू हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए केस सामने आए हैं। ये वो दौर है जब पाबंदियां बहुत ज्यादा नहीं है, लोग भी कोरोना को लेकर उतनी सख्ताई नहीं बरत रहे। बहुत जरूरी है कि देश और प्रदेश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और कोरोना को एक सतर्क रखे। भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों ने एक बार फिर प्रशासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये मामला कल के संक्रमितों की संख्या से कम। कल यानी सोमवार को दर्ज किए गई रिपोर्ट में 2541 नए मामले सामने आए थे। आज के केसेस में कल की तुलना में 2.2% कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1970 नए मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 15,636 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। सोमवार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड संक्रमण के 1011 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसी दौरान महामारी से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं संक्रमण के मामले में दूसरे सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोविड-19 के 84 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें, भारत पर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। फिलहाल के हालातों की बात करें तो बच्चों को कोरोना तेजी से चपेट में ले रहा है। अब डर इस बात का बना हुआ है कि कहीं ये चौथी लहर की दस्तक ना हो। बहुत जरूरी है कि कोरोना को लेकर अब एक बार फिर से एहतियात बरती जाए, सख्ताई बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर अब पाबंदियां नहीं है, काफी ढील दे दी गई है और इस बीच कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात सियासत की करेंगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, कई दिनों से इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार इन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है और इस विराम लगने के पीछे वजह क्या है वो हम आपको दिखाते हैं 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। तमाम अटकलों और कयासों के बाद आखिरकार ये साफ हो गया है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर अंतर्विरोध पहले ही नजर आ रहा था और अब इस पर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। वहीं इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ गठजोड़ भी दोनों के बीच चल रही बातचीत टूटने का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि कर दी है। लिहाजा प्रशांत किशोर चुनाव के बेहतरीन रणनीतिकारों में माने जाते हैं, जिनके कांग्रेस में शामिल होने की पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी।
लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पीके कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे। हालांकि आगामी हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात चुनाव में पहले ये अटकलें थी कि प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, लेकिन अब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने पर बात नहीं बन पाई है। ये चुनाव से पहले कांग्रेस की उम्मीदों के तौर पर भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। तो प्रशांत किशोर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो फिलहाल कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। देखिए, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो केसी वेणुगोपाल से मुलाकात से संतुष्ट हैं। काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मैं पूरी बातचीत और प्रक्रिया से खुश हूँ। बहुत जल्द ही फैसला आ जाएगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा देने की अटकलें लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुमारी सैलजा इसे अफवाहें बता रही हैं। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस हरियाणा में पिछले 8 साल से संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके विधायक कुमारी सैलजा को तवज्जो नहीं दे रहे और उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में भी वो शामिल नहीं होते। ऐसे में लगातार संगठन स्तर पर एक बड़ा बदलाव हरियाणा में देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नहीं, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ फिलहाल और अभी बताएंगे। बातचीत से आप संतुष्ट हैं? हरियाणा में जो परिवर्तन होना है, क्या आप मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट है ना? तो फिलहाल 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में खबरें अभी और भी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए खबरें अपनी तरफ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद गुरुग्राम की, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जहां एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की आगे की बैठकों को लेकर जानकारी दी, तो वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर निशाना साधा है। देखिए, गुरुग्राम में बीजेपी के नए कार्यालय की शुरुआत करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 30 अप्रैल को राज्य के करीब 200 प्रमुख नेताओं की गुरुग्राम में बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी सांसद, मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश के 21 लाख लोगों से संपर्क साधा जाएगा। 5 मई से 25 मई तक सूचीबद्ध तरीके से 2 लाख लोगों से संपर्क किया जाएगा, जिनमें 100 लोगों से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सभी सांसद, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात करेंगे, जो कि केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस में चल रहे संगठन स्तर में बदलाव के मसले पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, उसके बाद सरकार की नाकामियों को गिनवाएं। आपको बता दें, कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव जल्द हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी भी
हरियाणा में लगातार लोगों के बीच जाने की रणनीति में जुटी हुई है और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। तो कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर ये चुटकी उनकी तरफ से ली गई है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस अंतर्कलह को लेकर, इस बयान को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ अशोक खेमका भी पंचकुला डीसीपी कार्यालय पहुंचे और डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा से मुलाकात कर अशोक खेमका द्वारा दी गई शिकायत पर मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए हैं। देखिए। हरियाणा में कुछ दिन पहले आईएएस संजीव वर्मा ने आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ एक भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दी थी, जिसके बाद अशोक खेमका ने भी एक शिकायत संजीव वर्मा के खिलाफ पंचकुला पुलिस में दी थी। इसी मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ अशोक खेमका भी पंचकुला डीसीपी कार्यालय पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा से मुलाकात की और अशोक खेमका की तरफ से दी गई शिकायत पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोई भी शिकायत है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा की तरफ से हाल ही में पंचकुला पुलिस को आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर एक पत्र लिखा गया था। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अशोक खेमका की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला पुलिस को अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर एक आईएएस अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। इस दौरान पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी भी मौजूद रहे। अब देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में जांच होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में डीटीपीई ने अवैध निर्माण पर एक कार्रवाई की और ग्रीन बेल्ट में बन रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन अवैध निर्माण की शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिसके चलते अब गुरुग्राम होम डेवलपर्स एंड प्लॉट होल्डर एसोसिएशन ने गुरुग्राम में अच्छी पहल करते हुए अवैध निर्माण पर खुद शिकंजे कसने की कवायद शुरू कर दी है। जिसके चलते अगर कोई भी डेवलपर अब अवैध निर्माण करेगा तो खुद एसोसिएशन ही डिपार्टमेंट से शिकायत करेगी। इन्होंने भी प्रण लिया है कि हम आगे से अच्छा काम करेंगे, इलीगल नहीं करेंगे। और मेरा भी ये मानना है कि सरकार हमेशा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की यही ख्वाहिश है कि गुरुग्राम को हम एक अच्छा स्मार्ट सिटी बना पाएं और उसमें लोगों के सहयोग के साथ ही बनेगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम में डीटीपीई आरएस भाट ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए ग्रीन बेल्ट में बन रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेस वे पर ग्रीन बेल्ट में 4 दुकान और 2 कमरे बन रहे थे। सभी अवैध निर्माण पर डीटीपीई पीला पंजा चलाते हुए नजर आई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अवैध निर्माण को लेकर गुरुग्राम में सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अतिक्रमण को हटाया जाए। अब देखना होगा अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलने के बाद क्या अब गुरुग्राम में आने वाले दिनों में अवैध निर्माण नहीं होगा। हालांकि प्रयास इसी बात को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास कितने सफल होंगे ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ में नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को धराशायी कर दिया गया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। बल्लभगढ़ में एसडीएम कार्यालय के सामने पटवारी मंदिर पर बनी अवैध दुकानों को नगर निगम के दस्ते ने धराशायी कर दिया। दुकानदारों ने नगर निगम का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने उनको कोई नोटिस नहीं दिया। अब दुकानदारों का कहना है कि वो काफी दिनों से अपनी दुकानें चला रहे थे और उनके पास नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया। तो बेरोजगार रोड पे आ खड़े हैं, दुकान हमारी खोलने नहीं दे रहे थे। अब बगैर नोटिस तो बगैर बताए दुकान हमारी तोड़ती है। तो हम तो वीडियो है उसके नोट लगा के जी ऐसे नोटिस पकड़ा है जी अच्छा मतलब दिखा के। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि पिछले काफी समय से यहाँ पर निगम की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था, जिसको अब हटाया गया है। उन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे और अब कार्रवाई करते हुए यह अतिक्रमण हटाया गया है। अनिल लाठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण को रोका जाए और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 24 घंटे में आग लगने की कई खबरें सामने आई हैं।
जिनमें भारी नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू होती नजर आ रही है, तो गुरुग्राम में कई किलोमीटर तक आग फैलती दिखाई दी। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। जंगलों से होती आग रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की धनोदा वन क्षेत्र में आग लगी। पिथौरागढ़ के डीएम ने बताया कि डीएफओ और उनके बीच चर्चा हुई। ऐसी लगातार घटनाओं का मुकाबला करने और कार्रवाई करने के लिए हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कार्यालय के रूप में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की कीर्तिनगर में पिछले 3 से 4 दिन से जंगल में आग लगी है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कई जिलों में आग का तांडव देखा गया। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 में 3 से 5 किलोमीटर के इलाके में पड़े स्क्रैप में आग लग गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तेज आंधी चलने के कारण आग ने आसपास के दर्जनों झुग्गियों को अपनी चपेट में लिया। जानकारी के अनुसार मानेसर सेक्टर 6 के ककरोला गांव के गंदे नाले के पास की झुग्गियों में कुछ घरों में शाम को खाना बन रहा था। इस दौरान तेज आंधी चलने की वजह से चिंगारी से स्क्रैप में आग लग गई। हिसार और पानीपत में भी तेज आंधी की वजह से आग लगने के मामले सामने आए, काफी नुकसान हुआ। गर्मियों के मौसम में जब आग लगती है तो आग फैलती चली जाती है, इसलिए खासकर कहा जाता है कि इस मौसम में ख्याल रखने की जरूरत है। अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में एनसीबी की टीम ने दवाई बनाने वाली एक फैक्ट्री में रेड की। टीम को अवैध रूप से दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल यहां मिला है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में युवा लगातार नशे के चपेट में आ रहे हैं और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में नार्कोटिक्स ब्यूरो का गठन किया, जो कि लगातार हरियाणा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में ग्लोबल हेल्थ नाम की एक दवाई बनाने की फैक्ट्री में जब एनसीबी की टीम पहुंची तो यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और एनसीबी की टीम को वहां से अवैध रूप से दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला। इसमें एनडीपीएस के संबंध में ये रेड की थी यहाँ पे राई एरिया के अंदर। ग्लोबल हेल्थ नाम की एक कंपनी है, जिसमें कैनाबिस रेजिन 67 किलो 5 ग्राम यहाँ हमारे को मिला है। इसका इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, जो 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत इन्हें खिलाफ गुना दर्ज करवाया जाएगा। हालांकि कंपनी के पास दवाइयां बनाने का लाइसेंस है, लेकिन जो केमिकल वो दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे थे वो अवैध है। इसकी मात्रा 67 किलो के आसपास दर्ज हुई। एनसीपी की टीम ने इस पूरे मामले में सोनीपत राई थाना पुलिस को इस मामले में शिकायत दी और फैक्ट्री मालिकों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। तो अब ये जांच का विषय है कि ये जो केमिकल यहाँ मिला है, इसका इस्तेमाल क्या होता था, क्या इसका इस्तेमाल दवाइयों में किया गया है, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ के लाइन पार्क क्षेत्र की वत्स कॉलोनी में एक परिवार में आपसी रंजिश के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को मौत की घाट उतार दिया। ये मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में। बहादुरगढ़ के लाइन पार्क क्षेत्र की वत्स कॉलोनी में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके चलते बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी और 2 भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, घटना के समय बीच बचाव करने आए पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। चारों घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। विजय नाम के आरोपी ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई राजेंद्र के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर एक पड़ोसी बीच बचाव करने पहुंचा तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं राजेंद्र की बेटी घर के अंदर वाले कमरे में थी, इसीलिए वो बच गई। बेटी ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। उसके मकान के ऊपर लड़ाई थी, रजिस्ट्री नहीं थी, उसकी इस वजह से लड़ाई थी। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को कब तक हिरासत में लेती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी के बाल आश्रम में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक सुपरिटेंडेंट की आश्रम के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। भिवानी में बाल आश्रम के 60 वर्षीय सुपरिंटेंडेंट की आश्रम के अंदर ही बेरहमी से निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी बात तो यह है कि आश्रम के अंदर के सभी सीसीटीवी खराब हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये पहेली बन गई है कि यह हत्या आश्रम के किसी शख्स ने की है या फिर कोई बाहर से आश्रम में घुसा। बताया जाता है कि यूपी के बलिया जिले के निवासी करीब 60 वर्षीय मोहन गिरी पिछले 5-6 साल से बाल आश्रम में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। आश्रम के प्रधान ने बताया कि वो सुबह करीब 10 बजे
काम से आश्रम में आया और मोहन गिरी के नाम मिलने पर पता किया तो वो कमरे में मृत मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे आके जब देखा है तो मौका देखने से ऐसा प्रतीत होता है काफी भारी जो है ना सिर में कोई चोट मारी गई हथियार से और सारा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है। बाल आश्रम के सुपरिंटेंडेंट की आश्रम के अंदर इतनी बेरहमी से की गई ये निर्मम हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, हत्यारा कोई बाहर से है या आश्रम से? लिहाजा हत्या की इस गुत्थी को सुलझाना फिलहाल पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। और इसी के साथ ही 1 मिनट पूरी रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।